तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूके ट्रिपल एससी फॉरेस्टर एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 ये होने वाला। यानी पहले के 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाष्पीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन को। तीनों टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको 100% सोल्व कर पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। और इससे पहले के वीडियोज़ यानी फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वाष्पीकरण के बारे में, यानी एवापोरेशन। तो ये क्या होता है, देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी जब भी हम मान लीजिए पानी है, पानी को गर्म करते हैं। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने से पहले ही वाष्प बनने लगता है। आपने देखा होगा भाप निकलने लगती है, तो वो जो वाष्प बनता है उस क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। बात करते हैं वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, यानी इसको घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण की क्रिया होती है क्वथनांक से पहले, क्वथनांक से के बराबर, या यानी क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से ज़्यादा ताप पर, या क्वथनांक के बराबर ताप पर। तो आपको ध्यान रखना है क्वथनांक से कम ताप पर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है तापमान। तो ताप में वृद्धि करने से अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है कभी भी, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी अगर उसके ताप में वृद्धि होती है तो जो कण होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वाष्पीकरण भी क्या होता है, तेज हो जाता है। तो आपने देखा होगा, आप आग जितनी तेज जलाओगे वाष्पन उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्र में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। देखिए, उसका रीजन ये है कि अगर पहले इतना एरिया था, इतना एरिया, तो पहले यहाँ से सिर्फ वाष्पन होता, क्योंकि वाष्पन तो ऊपरी सतह से होगा ना। फिर अगर एरिया बढ़ जाएगा तो फिर वाष्पन के लिए जो सतही हो जाएगी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट है दाब। दाब बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है और वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर दाब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या होता है, स्लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्योंकि आपको अगर देखिए, ये मान लीजिए कण है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कोई बर्तन था, है ना, पात्र था, इसमें हमने भर रखा था लिक्विड, या कोई भी गैस थी, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। तो अभी क्या है, गतिज ऊर्जा यानी गति करने के लिए ज़्यादा पर्याप्त स्थान है, तो इससे वाष्पन तेजी से होगा। लेकिन अगर इसको दाब लगा दिया जाए, दाब लगा दिया जाए, सिर्फ इतना एरिया इसको कर दिया जाए, तो अब यहाँ पे गति करने के लिए जो एरिया बचेगा वो कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा घट जाएगी, जिससे क्या होगा, वाष्पन स्लो हो जाता है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से आपको ध्यान रखना वाष्पन तेज होता है और दाब बढ़ने से वाष्पन घट जाता है। नेक्स्ट है आर्द्रता। आर्द्रता होती है जो वायु होती है उसमें उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसको आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमी होगी, और जब नमी होगी तो जो वाष्पन के कारण पानी जाना था वो हवा के साथ नहीं जाएगा, उसकी मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में वाष्पीकरण, यानी कहाँ कहाँ इसका आपने यूज़ देखा होगा। तो सबसे पहला यूज होता है कि नमक को वाष्पीकरण क्रिया द्वारा समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। यानी नमक का आपने देखा होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, 1398 डिग्री सेल्सियस, और जो पानी होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाष्पन के कारण पानी सारा उड़ जाता है और नमक नमक बच जाता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया से क्या होता है, समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। दूसरा होता है वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों को जब फैलाते हैं तो वाष्पन के कारण उसका पानी सब हवा के साथ उड़ जाता है, इसलिए कपड़े हमारे सूख जाते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण ही घड़े का जल क्या होता है, ठंडा होता है। आपने देखा होगा जो मिट्टी का घड़ा होता है उस पर क्या होगा, जब उसमें पानी भरते हैं तो मिट्टी का होता है, वो थोड़े थोड़े उसमें छिद्र होते हैं, जिससे रिसके क्या होता है, आपने देखा होगा पानी बाहर आ जाता है, यानी पूरा घड़ा गीला हो जाता है। और जब उसको हम रखते हैं तो वो जो बाहर पानी आता है उसका वाष्पन होता है, और वाष्पन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो घड़े के अंदर वाले जल से ली जाती है, इसलिए घड़े का अंदर वाला जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
तो वाष्पीकरण के कारण ही घड़े का जल भी क्या होता है, ठंडा होता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण ही पसीना आने पर पंखे के नीचे ठंडक का अनुभव होता है। नहाने के बाद भी आपने देखा होगा ठंडक का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमको पसीना आता है, हमारे शरीर पे पानी होता है, हम नहाते हैं, उसके बाद जब हम पंखे में आते हैं तो हवा होती है पंखे के नीचे, और हवा की वजह से जो वाष्पन होता है वो तेज हो जाता है, और वाष्पन तेज होने से पसीना जल्दी सूखता है, और सूखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे शरीर से जाती है, और शरीर से हीट जाने की वजह से हमको ठंडक लगती है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण पानी डालने पर जमीन ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम जमीन पर पानी डालते हैं, बरसात होती है, तो क्या होता है, क्योंकि जब पानी वो वाष्पित होगा तो वाष्पित होने के लिए जो हीट चाहिएगी वो जमीन से ले ली जाती है, और जमीन का उतना हिस्सा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेम है वाष्पीकरण के कारण ही हथेली पर इत्र या पेट्रोल डालने पर हथेली ठंडी हो जाती है, क्योंकि इत्र और पेट्रोल क्या होते हैं, तेजी से वाष्पित होते हैं, इनकी वाष्पन होने की क्रिया बहुत तेज होती है, दर बहुत तेज होती है। तो वाष्पन होने के लिए जो इनको एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी हथेली से ले लेते हैं, और हथेली से जब एनर्जी, जब हीट ये ले लेंगे तो हथेली का उतना पार्ट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है गर्म चाय को कप की अपेक्षा प्लेट में पीना सरल होता है, क्योंकि प्लेट का सतह क्षेत्रफल होने से वाष्पीकरण तेज हो जाता है और चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा गर्म दूध या चाय को अगर आप एक गिलास में पियेंगे तो उसमें आपको चाय या दूध क्या होगा, देर में ठंडा होता, लेकिन वही एक बड़े बर्तन में, कटोरे में या प्लेट में उसको डाल लेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है और उससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्मियों में कुत्ते अपनी जीभ बाहर निकाल कर बैठते हैं। आपने देखा होगा जिससे हमको पसीना आता है, कुत्तों को भी पसीना नहीं आता, क्योंकि उनकी त्वचा पर रोम छिद्र नहीं होते हैं, और रोम छिद्र नहीं होने की वजह से उनको पसीना नहीं आता है, इसलिए वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। और जब जीभ पे जो लिक्विड होता है उनके लगा हुआ, वो लिक्विड क्या होता है, हवा की वजह से वाष्पित होता है, और वाष्पित होने से उनकी जीभ पर ठंडक का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी जीभ को बाहर निकाल कर रखते हैं। नेक्स्ट है फूंक मारने पर खाना या चाय जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्म चीज़ पर जब हम फूंक मारते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम फूंक मारते हैं तो वाष्पन बढ़ जाता है और वो ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट है संघनन। अब देखिए संघनन क्या होता है। गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। आपने देखा होगा जब गैस का, या आप कह सकते हैं वाष्प का, द्रव में परिवर्तित होना, जब बोतल आपने देखी होगी और बोतल के अंदर जब आप ठंडा पानी भरते हैं, ग्लास में लेते हैं, या ठंडे पानी की आपने टंकी देखी होगी, तो उसके बाहर ना पानी आ जाता। अब वो पानी रिसकर नहीं आता। होता क्या है कि जब भी ठंडी सतह के संपर्क में, आप किसी भी सतह को ठंडा कर लीजिए, या गिलास की जब सतह ठंडी हो जाती है तो इसके संपर्क में जितनी एयर आती है, जो हवा आती है, अब हवा में होती है जलवाष्प, जिसको आर्द्रता कहते हैं। तो ठंडी सतह के संपर्क में आने की वजह से वो वाष्प से लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि वाष्प में रहने के लिए तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, और गिलास की सतह क्या होती है, ठंडी हो जाती है, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो संघनन के कारण ही क्या होता है, ठंडी बोतल के बाहर पानी आ जाता है। कोहरा जो होता है ये भी संघनन का ही उदाहरण है। आपने देखा होगा कोहरा हमेशा सर्दियों में आता है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और वाष्प बने रहने के लिए टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वायु में उपस्थित जलवाष्प होता है, यानी जिसको आर्द्रता कहते हैं, वो वाष्प फॉर्म से या गैस फॉर्म से आप कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, जिससे उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और हमको कोहरे के रूप में दिखाई देने लगते हैं। सेम है ओस का पड़ना। आपने देखा होगा ओस कभी दिन में नहीं पड़ती, रात में पड़ती है, और रात में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ओस पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो जलवाष्प होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है और नीचे को आ जाती है बूंद के रूप में। तो ओस का पड़ना भी संघनन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी ठोस को गर्म किया जाएगा तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसके बाद गैस में जाता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो गैस यानी लिक्विड फॉर्म में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाते हैं, और यही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी किसी ठोस का सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं वो ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज। एग्जाम्पल कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अमोनियम क्लोराइड आपको याद रखना, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, NH4Cl। तो किसी ठोस का द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं,
ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। एग्जाम्पल कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो सीरीज मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।